मैरिज एंड रिलेशनशिप। आप में से बहुत से लोगों ने, शायद सभी लोगों ने ये पिक्चर देखी होगी, विष्णु जी क्षीर सागर में, राइट? So when Vishnu is in Kshir Sagar, what is the meaning of Kshir Sagar? Kshir Sagar is the Milky Way, the cosmic presence, where there is no form. और यहाँ पे no form के अंदर एक time है, which time is known as Sheshnag. This time has two ends, the beginning and the end. और इस time के beginning में जब space में time आता है, तो यहाँ पे विष्णु यानी विश्व अणु, यानी विश्व विधाता, यानी कि कॉस्मोस, कॉस्मिक कनेक्शन इट हैपेंस। और इस कॉस्मोस को पालन करने के लिए यू मस्ट हैव सीन लक्ष्मी जी एट हिज फीट। इट इज नॉट दैट लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं सिंबॉलिकली इट मीन्स the entering of the world from his feet, right? And this communion happens. This is the relationship between the two poles, positive and negative, स्त्री and पुरुष, प्रकाश और अंधकार। और जब ये मिलन होता है तो यहाँ से ब्रह्म उत्पन्न होता है विष्णु की नाभि से। We have seen Brahma ji there. So this is the concept of marriage and relationship in bigger cosmos or astrology. And then this communion happens. उसके बाद ये दो पोल्स आपस के अंदर मिलते हैं और फिर उसके बाद अर्धनारीश्वर की संरचना होती है। अर्धनारीश्वर means whereby the half of the energy is female and half is male. ये एक फोटो है, आपने देखा है, इसके चक्र के ऊपर एक श्रीयंत्रम बना हुआ है। Yantram is basically the communion of male and female energy, cosmic generator. And when these two opposite poles they meet, जब ये दो opposite pole मिलते हैं तो बीच में श्रीम की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर विराजमान होता है the communion of male and female, and this cycle keeps on going. बाकी इसकी सब extension है, why this Nandi is there and why this Singha is there. It is a detailed understanding, but we will focus on the aspect of marriage and astrology. Okay, जो first step of astrology है, that is very simple, the timing of marriage. सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं तो लोग ये जानना चाहते हैं साहब कि हमारी मैरिज कब होगी। इसमें दो एस्पेक्ट होते हैं, या तो लेट मैरिजेस होती हैं या मैरिज नहीं होती है, डिनायल ऑफ मैरिज होती है। जो लेट मैरिजेस होती हैं उसके अंदर हॉरोस्कोप के अंदर कुछ खास तरह के प्लैनेट एक्टिवेट होते हैं, जिसमें लेट मैरिजेस में सैटर्न सबसे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेटर बनता है, जहाँ पे सैटर्न 7th हाउस ऑफ मैरिज को सिग्निफाई करता है, या फिर वो एक रेट्रोगेट प्लैनेट्स के स्टार में होता है, या वीनस या मार्स कंबस्ट होते हैं, या मैरिजेबल एज अभी आई नहीं होती, वो लेट होती है, या हॉरोस्कोप्स के अंदर पितृदोषा होता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे यहाँ पर मेनली इसको मांगलिक दोष माना जाता है, जबकि ये मांगलिक दोष नहीं होता। मांगलिक दोष का लेट मैरिजेस से कोई रीजन नहीं होता। लाइफ इश्यूज में ये लेट मैरिजेस बहुत सारे रीजन से हो सकती है, जैसे कि आज के टाइम के अंदर बच्चों का एजुकेशन या करियर एक इम्पॉर्टेंट फ्रंट बन गया है। हमारी फैमिली बैकग्राउंड के अंदर एनवायरनमेंट अभी सपोर्टिव नहीं हो, फैमिली की रिक्वायरमेंट्स कुछ और हो, या हमें डिजायर्ड मैच ना मिले, या फिर हेल्थ इश्यूज एक इम्पॉर्टेंट तरीके से मैंने देखा है कि मैरिजेस को डिले कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझना चाहिए कि देयर इज नथिंग कॉल्ड लेट मैरिज इन एस्ट्रोलॉजी, ओनली डेस्टाइन्ड हैपेंस, and the destined happens, it started from the age of approximately 18 and it runs to the age of 36.
सो 18 से 36 की जो साइकिल होती है, ये कंप्लीट साइकिल एक मैरिजेबल साइकिल होती है, जिसके अंदर की अप्रोक्सीमेटली 9 ईयर्स के 2 पीरियड होते हैं. So there is basically no late marriage. It is that the right time has not arrived. Then also we have Hello? seen in some of the cases. Hello? Hello? Yes. Okay. So in some of the cases, what we have seen is that there are some denial of marriages. Marriages denial भी हो सकती हैं, marriages ना भी हो. It doesn't needs that it has to be relationships नहीं होंगे, but marriage can be denied. ये तब हो सकता है जब लग्न लॉर्ड का संबंध 6th हाउस के साथ में हो, या मांगलिक दोष या काल सर्प दोष, लेकिन ऐसा नहीं होता. इसके अंदर जो मेन पोजीशन होती है मैरिज डिनायल की, वो होती है कि किसी भी लाइफ के अंदर या हॉरोस्कोप के अंदर अगर इंडिविजुअलिटी पैटर्न्स बहुत ज्यादा हैं, यानी कि उसकी अपनी खुद की पावर्स इतनी ज्यादा हैं, तो वो डिनाई कर देगा एक फैमिली फॉर्मेशन के लिए, लिनिएज को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए, या फिर इसमें एक बहुत बड़ा कनेक्शन होता है पास्ट लाइफ इश्यूज का. Sometimes the soul choose not to share its energy field. Sometimes we have seen this. There are some past lives which are connected to yogic life. तो उसकी वजह से भी कुछ denial of marriages होती हैं, और अक्सर वो लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए एक सोल कम्युनिटी या फैमिली के लिए डिनाई कर देती है. एस्ट्रोलॉजी का जो पार्ट है वो बिगिन हो जाता है, शुरुआत हो जाती है व्हेन इट कम्स टू कुंडली मिलान. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुंडली मिलान. सो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैरिज. मैरिज के एस्ट्रोलॉजी में 3 एस्पेक्ट्स होते हैं. जब वो तीनों एस्पेक्ट्स कहीं पे फ्रक्टिफाई हो रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर मैरिजेबल एज है. पहला, उसकी फैमिली फॉर्मेशन हो रही हो. अगर वो फैमिली में एंटर नहीं कर रहा है तो मैरिज नहीं कही जा सकती है. सेकेंडली, ही मस्ट गेट ए पार्टनर एंड ही मस्ट बी हैविंग ए रिलेशनशिप. एंड फोर्थ एस्पेक्ट इज कि जहां पर उसको चेंज इन इंडिविजुअलिटी हो रही हो, यानी शेयरिंग ऑफ इंडिविजुअल फील्ड्स हो रही हो. अगर उसकी अपना व्यक्तित्व दूसरे को आमंत्रण करने के लिए, शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैरिज नहीं होगी. ओल्ड ट्रेडिशंस में जो मैरिजेस होती थी, जो मैच होती थी, वो एक पुराना सिस्टम है जो आज भी प्रचलन के अंदर है, जिसको हम 36 गुण मिलान पद्धति बोलते हैं. इसके अंदर हम नक्षत्र ऑफ मून, पोजीशन ऑफ मून के ऊपर काम करते हैं. लेकिन इसके अंदर एक कमी है. कमी क्या है कि यहाँ पर हम अगर कंप्यूटर में कोई भी 2 डाटा डालें तो वो एक निश्चित मैच करके निकाल देगा, क्योंकि वहां पर उस कंप्यूटर को ये नहीं मालूम है, या गणना को ये नहीं मालूम है कि वो किस चीज की गणना की जा रही है. वो केवल एक डाटा एनालिसिस कर देगा. तो 36 गुण आपके 100 आदमियों से मिल सकते हैं, 200 आदमियों से मिल सकते हैं, 500 आदमी से मिल सकते हैं, लेकिन विवाह केवल एक से होता है इंडियन कंटेक्स्ट में. तो ये जो केवल एक ही आदमी से विवाह होना है, तो इसका मतलब ये है कि 36 गुण मिलान की जो पद्धति है, वह विवाह की गारंटी नहीं है कि किस आदमी से विवाह होगा. किस आदमी से विवाह होगा वो एक अलग एस्पेक्ट है, एंड दैट हैज टू बी एनालाइज्ड बाय कीपिंग बोथ द हॉरोस्कोप. और दोनों हॉरोस्कोप्स के निश्चित गुण मिलान करके निश्चित जीवन की रूपरेखाओं को समझ के ही कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति इसके साथ मैरिज करेगा या इसके साथ मैरिज नहीं करेगा. एक और मिसकंसेप्शन है कि साहब हमने अपनी कुंडली मिलाई थी और उसके बाद भी हमारा विवाह सक्सेसफुल नहीं है. विवाह मैचिंग इज नॉट ए गारंटी ऑफ सक्सेसफुल मैरिज. सक्सेसफुल मैरिज इज समथिंग वेरी मच डिफरेंट. गुण मिलान पद्धति एक कंपैटिबल चार्ट है, हाउ कंपैटिबल यू आर in the mind frame, in the emotions frame, in the thinking frame, but it is not a guarantee of successful marriage. Why? Okay,
ये सक्सेसफुल मैरिज की गारंटी इसलिए नहीं है बिकॉज दीज टू सोल्स, दीज टू पार्टनर्स, दे हैव टू लिव ए सर्टेन काइंड ऑफ अ लाइफ टुगेदर। दोनों को मिलके एक खास प्रकार का जीवन जीना है, इसलिए ये नहीं होगा। और अगर हमारे को ये पता चलाना है कि क्या ये दोनों एक ही जैसी जीवन को जिएंगे या नहीं, तो वो केवल दोनों हॉरोस्कोप्स के मिलान से पता चलता है और गुण मिलान पद्धति से पता नहीं चलता। जनरली होता क्या है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों अपोजिट पोल्स होते हैं, दे आर जस्ट पोल्स अपार्ट। एस्ट्रोलॉजी में अगर हस्बैंड फर्स्ट या वाइफ फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट करती है तो उसका पार्टनर सेवंथ हाउस को रिप्रेजेंट करता है। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर इनके पास एक कार्मिक ड्यूटी होती है जो इन्हें निभानी होती है, और उसको ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है ऋणानुबंध। और ऋणानुबंध एक पूरी लाइफ टाइम की एक परफॉर्मेंस होती है। एक्चुअली में ये भी है कि मैरिज टाइमिंग के अंदर जब भी आपके इस ऋण मुक्ति का समय आएगा उस समय के ऊपर मैरिज होगी। सो बेसिकली इट इज नॉट वेरी शुभ विवाह, इट इज द रिलीजमेंट ऑफ योर ऋण, ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा। अब एक और प्रश्न भी लोग उठाते हैं कि क्या लव मैरिज या बिना मैचिंग के जो विवाह होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, नहीं होते हैं? विदेशों में तो इस चीज का पालन नहीं किया जाता। और क्या इस ये एस्ट्रोलॉजी में 36 गुण मिलान आवश्यक है? देखिए, लव मैरिजेस या मैरिजेस विदाउट ए हॉरोस्कोप कैन आल्सो हैपन, राइट? होती हैं, बहुत होती हैं, हमेशा होती रहेंगी। बहुत एक निश्चित वर्ग ही है इस संसार में जो कि हॉरोस्कोप मैचिंग के लिए जाता है। एक्चुअली में ये देश काल पात्र के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस देश में रहते हैं, कौन सा समय है और आप किस प्रकार की व्यक्तित्व है आपका, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो आदमी स्वयं भी उन परिस्थितियों को, उस पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकता है और उसको समझ भी सकता है। ज्योतिष इज समथिंग which is understanding. It is a productive science. It is a precautionary science, right? So it has nothing to do with the intervention of karma. जर्नल मैचिंग के लिए इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें आजकल एप्स बहुत सारे नेट के ऊपर डाउनलोड हो सकते हैं, मोबाइल पे डाउनलोड हो सकते हैं। सबसे पहले हमें ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। डाउनलोड करने के बाद इस ट्रेडिशनल सिस्टम पर जाना चाहिए जो 36 गुण मिलान पद्धति है। यदि ये 18 से ऊपर, 20 से ऊपर आती है और स्मार्ट मैच है प्लस, जो आपका भावी रिश्ता है वह आपकी समझ में आता है, परिवार की तरफ से, जाति की तरफ से, आपके स्टेटस की तरफ से, आपकी सोच विचार की तरफ से, संबंधों की तरफ से, तो फिर आपको इसकी डिटेल्ड एनालिसिस की तरफ जाना चाहिए। दैट शुड मेक इट अंडरस्टैंड कि सब हमें क्या करना है। वन, ये क्वेश्चन मेरे पास ग्रुप के अंदर रेज किया था कि 1 4 7 8 12 प्लेसमेंट ऑफ मार्स इज मांगलिक। मांगलिक दोष होता क्या है? तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि 1 4 7 8 12 की प्लेसमेंट मंगल की मांगलिक दोष को रिप्रेजेंट करती है। मांगलिक दोष लगभग लगभग इसका मतलब ये हुआ 12 में से 5 सर्कमस्टेंसेस मांगलिक हो सकते हैं, राइट? सो फिर उसके बाद पंडित ये भी कहते हैं, ज्योतिषी नहीं पंडित ये भी कहते हैं कि चंद्र मांगलिक है, आंशिक मांगलिक है, प्रबल मांगलिक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मंगल is only one planet which is responsible for the marriage, and especially in the marriage of a female. So it is not a guarantee कि अगर वह व्यक्ति मांगलिक होगा तो उसकी लेट मैरिज होगी या उसकी मैरिज खराब होगी। पत्रिका के अंदर बहुत सारे और कॉम्बिनेशंस हैं, आउटर प्लैनेट्स हैं, बड़े प्लैनेट्स हैं लाइक राहु, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, जो एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल अदा करते हैं। सप्तमेश की स्थिति अपने आप में बहुत कुछ सिग्निफाई करती है कि वह मैरिज सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। बट समहाउ पंडितों के माध्यम से और बहुत सारे माध्यमों से नेट के ऊपर मांगलिक दोष को लेकर बहुत बड़ा तूफान मचा दिया गया है। और आज मजबूरी ये है कि अगर हम किसी को कहना चाहें कि आप इस मांगलिक दोष को अब नेग्लेक्ट कर दीजिए, सोचिए मत, तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके लिए मांगलिक दोष एक बहुत बड़ी चीज हो गई है और उनको लगता है कि शायद मांगलिक दोष का जो व्यक्ति होता है उसका जीवन निश्चित तौर के ऊपर ही, या वैवाहिक जीवन निश्चित तौर के ऊपर ही खराब होगा।
मांगलिक दोष मंगल से उत्पन्न होता है। मंगल पत्रिका में और बहुत चीजों को सिग्निफाई कर सकता है, आपके पैशन को, आपके एम्बिशंस को, आपके एफर्ट्स को, करेज को, आप जीवन में किस तरह से अपने आप को जूझते हैं। दीज एट्रीब्यूट्स कैन बी पॉजिटिव फॉर सम एंड नेगेटिव फॉर सम। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है। मॉडर्न एज के अंदर हमारे पास इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है और हमें बहुत तरीकों से इसको समझना चाहिए। आज वो समय नहीं है कि जब हम स्त्री को केवल चूल्हा चौके तक सीमित करते थे और उसकी कोई भी उठी हुई आवाज़ हमारे लिए एक बर्दाश्त के बाहर थी। आज समय आ चुका है जहाँ पर हमें अपने लाइफ पार्टनर से अपने अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, कोऑपरेशन की ज़रूरत है, जहाँ पर वो हमारे साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करती है, जहाँ पर वह हमारे पास हमारे करियर में हमें सहयोग करती है। तो बहुत सारे अदर कॉम्बिनेशंस हैं मांगलिक दोषा के अलावा जो कि हमारी मैरिज के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। और मंगल भी अपने आप में लाइफ के वेरियस इवेंट्स को, वेरियस चीज़ों को बता सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मंगल केवल विवाह को बताए। आपकी पत्रिका में वह भूमि भी बता सकता है, किसी की पत्रिका में भाई या पार्टनर बता सकता है, किसी की पत्रिका के अंदर ब्लड से होने वाली डिजीजेस को बता सकता है, किसी की पत्रिका के अंदर एक्सीडेंट को सिग्निफाई कर सकता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बाय एक अंध तरीके से आंख बंद करके मंगल दोष के पीछे पड़ जाने से। ये एक और क्वेश्चन मुझे ग्रुप से प्राप्त हुआ था कि व्हाट डू यू मीन बाय लव मैरिज, ट्विन सोल्स, सोलमेट्स, सेवन लाइफ्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एस्ट्रोलॉजी विदाउट हॉरोस्कोप। आई वुड लाइक टू आंसर हियर। देखिए, ट्विन सोल्स का जो कंसेप्ट है या सोलमेट्स का जो कंसेप्ट है, ये एक बहुत गहरा और स्पिरिचुअल कंसेप्ट है। इसका मतलब ऐसा होता है जैसे कि एक अग्नि की अंदर कुछ मिली हुई धाराएं, स्पेक्स, उनके विभिन्न विभिन्न रेशे। तो ये जो ट्विन सोल्स होती हैं, ये बहुत कम इनकारनेट करती हैं और जब भी ये इनकारनेट करते हैं, जन्म लेते हैं, तो ये अपने आप को एक्सपीरियंस करने के लिए दूसरे को चांस देते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे कि कोई भी आदमी अपने आप को समझने के लिए दर्पण को देखता है, तो इस तरह से ट्विन सोल्स होते हैं। वो एक अपने आप को समझने के लिए अपने साथ अपने दूसरे अंश को साक्षात अनुभव करते हैं। So it is a very rare combination. All relationships, all understanding, loves cannot be said as twin soul या soulmate, ऐसा नहीं कहा जा सकता। All are soulmates, but soulmates concept या twin soul जो है, ये एक बहुत अलग concept है and it has to be understood in detail. पितृदोषा के अंदर, ज्योतिर्वेद के अंदर इसकी बहुत बड़ी एक व्याख्या है कि कोई भी आत्मा अपने को दो भागों में विभाजित करके दो पैरेलल जीवन इकट्ठे कैसे जी सकती है। सो इट्स ए वेरी बिग कंसेप्ट। एक और कंसेप्ट शास्त्रों में मैरिजेस को लेकर है कि 7 जन्म का रिश्ता है, 7 जन्म 7 जन्म। व्हाट इज दिस 7 जन्म? 7 जन्म इज नॉट लिटरली टेकिंग बर्थ 7 टाइम्स, इट इज एक्सपीरियंसिंग 7 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। 7 तरह के, 7 स्तरों के ऊपर अपने जीवन को जीना। वो आप एक जीवन में भी शायद जी लें और वो शायद आप असंख्य जीवनों के अंदर भी जिए। और ये होता है जिस समय के ऊपर हम अपने 7 प्लैनेट्स की सिग्निफिकेंस को, 7 साइकिल्स को कंप्लीट करते हैं। पहली साइकिल सूर्य की होती है जो हमारी सोल या आत्म को रिप्रेजेंट करती है। मून जो हमारे इमोशन या भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। मंगल जो हमारी ऊर्जा शक्ति, पैशन को डिनोट करता है। मरकरी जो इंटेलिजेंस या रिलेशनशिप्स को डेवलपमेंट करती है। बृहस्पति जो सेल्फ जीव कारक को रिप्रेजेंट करती है। वीनस लव या वर्ल्ड अफेयर को सिग्निफाई करता है। और सैटर्न जो कर्मा। इन सारी चीजों की साइकिल्स कंप्लीट करने के बाद एक दूसरे से ये सारे साइकिल्स, सारी कर्मा को रिलीज करने के बाद ही कोई भी दो आत्म, चाहे वो पार्टनर्स हैं, चाहे वो ब्रदर सिस्टर हैं, चाहे वो मदर सन है, फादर सन है, या किसी भी प्रकार से वो मैरिजेबल है, दे ऑल हैव टू गो थ्रू दिस 7 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, 7 लेवल्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, और उसके बाद ही वो रिलीजमेंट प्रोसेस होता है। लव मैरिज, इट्स ए ग्रेट कंसेप्ट। आज लव कुछ ऐसा होने लग गया है जैसे कि एक साल में 5 बार, एक जीवन में 100, 200, 500 बार जिससे मिले उसी से ही लव हो गया। So love is nothing. We have to distinguish it very carefully. Love is sometimes, not always, sometimes it can be a weaker aspect of you. आपकी कोई एक कमजोरी हो सकती है जो कि सामने से व्यक्ति उसको एडमायर करता है, एक्सेप्ट करता है, सपोर्ट करता है।
यानी कि आपकी दो चॉइसेस एक जैसी हो सकती हैं. So it is a match of our choices. It is a support system. It is not love. Love is something very much different in astrology. It is responding to the same frequency. जैसी आपकी अपनी गति है, जैसा आपका अपना इस समय के ऊपर वेवलेंथ है, सामने वाला उसको yes कह दे, you find that you are in love. No, it is not love. It is a support system. So it has to be distinguished from love and especially love marriage. और यही कारण होता है कि कई बार हम देखते हैं, और आज के टाइम में जब हम लॉकडाउन में अपने पार्टनर्स के साथ में बहुत अधिक समय गुजार रहे हैं, तो अचानक हमें पता चल रहा है कि ये वो पार्टनर नहीं था. वो काइंड वी सी अ फेस ऑफ कि यार ये वही आदमी है क्या, ये वही महिला है क्या. सो व्यक्तित्व का इतना बड़ा डिफरेंसेस आ चुका है, एंड वी आर फेसिंग काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, रिलेशनशिप स्ट्रगल्स. आप दोनों को जबरदस्ती एक ही जगह रहना पड़ेगा और एक ही विचारधारा से. शायद इतना समय कभी जीवन में आपको पहले नहीं मिला. So we have to be very careful while we say whether it is a love marriage or not marriage, or it is a marriage of convenience. As far as matches are concerned, matches are always made in heavens. It is decided. ये आपने जन्म लेने से पहले उस आत्मा के साथ एक अनुबंध किया है, जहां पर आपने दोनों ने निश्चय किया कि आप एक खास तरह के जीवन को जी के अपने इस कर्मानुबंध को, इस ऋणानुबंध को रिलीज करेंगे. सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, एक आदमी का पार्टनर काफी बीमार है, राइट, और वो पूरा आदमी अपनी पूरी लाइफ उसकी देखरेख के अंदर निकाल देता है. नाउ इट हैज बिकम ए लेसन फॉर हिम. टू सोल्स दे से डिसाइड आई विल एक्ट. मैं ऐसा करूंगा कि मैं बीमारी जैसा होऊंगा, बीमारी अनुभव करूंगा, उस दुख को अनुभव करूंगा, और तुम अपनी उस बर्दाश्त सीमा को दिखाना जिसके अंदर तुम ये लेसन लर्न करो कि तुम इस चीज को बर्दाश्त कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. बिकॉज पिछली बार ऐसा हुआ था कि तुमने इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया. तो इट इज ए लेसन फॉर बोथ ऑफ देम. सो एक पर्टिकुलर सिचुएशन जब भी रिलेशनशिप के अंदर आती है, जो रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करती है, मे बी हेल्थ, मे बी वेल्थ, मे बी सोसाइटी, मे बी फैमिली ऑफ इन-लॉज, maybe career, maybe money. So then it becomes a lesson for both of the partners, not one of the partner. और एक बार जब ये लेसन कंप्लीट हो जाता है, ये लेसन लर्न हो जाता है, जब सोल इस एक्सपीरियंस को कंप्लीट कर लेती है, सो अपनी उसी टाइम साइकिल में, दशा महादशा की साइकिल के अंदर वो उससे रिलीज हो जाती है, और फिर दोबारा जीवन के अंदर वो परिस्थिति नहीं आती, न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले जन्मों में भी. ओके, जेंडर इश्यूज. आजकल ये बहुत केसेस हम लोगों के सामने आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों की जो रिलेशनशिप चॉइसेस हैं वो काफी डिफरेंट हो गई हैं. इट इज नॉट ओनली बिटवीन मेल एंड फीमेल्स, मेल्स टू मेल्स, और फीमेल्स टू फीमेल्स, एंड many other things are happening. So actually, astrologically what happens is these are the past life influences. They remains in your memory. आपके अवचेतन मस्तिष्क के अंदर ये है, जो इससे पहले के जीवन आपने जिए हैं. आपकी माइंड प्रोग्रामिंग ऐसी है, और उसी की वजह से क्या होता है कि आपकी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं, और आप उसी एक्सपीरियंस को ट्रिगर ऑन करते हैं, बार बार उसी एक्सपीरियंसेस को जीना चाहते हैं. देयर इज नथिंग अननेचुरल इन इट, बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टिल आपका जो माइंड है, स्टिल जो आपकी एनर्जी है, वो स्टक है. You are not moving forward, and that is the main reason what I have found in my cases of analysis. And sometimes unnatural choices of relationships or activities, physical activities also are found, and they are the primitive urge of your animal life. When you were animal life, it's still there in your animal life. So वो अंश अभी भी आपकी चेतना के अंदर जिंदा रहता है, and that is why एक बहुत बड़ा अंश था, एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग भी थी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जहां पर हमने एस्ट्रोलॉजिकल साइंस को एनिमल्स के साथ में रिलेट किया था. और ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट आज के टाइम में हो गया है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स. बिलीव मी, मल्टीपल रिलेशनशिप्स और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, दे आर नथिंग बट ईगो हर्ट्स. डीप इनसाइड यू कहीं पर आपकी ईगो एक हर्ट हो चुकी है, एक एंगर है, एक रिजेंटमेंट है, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, और अब आप उसके लिए, उसको बदला लेने के लिए, उस तरफ सोचने के लिए अपनी लाइफ के अंदर इस तरह के रिलेशनशिप्स के अंदर जाते हैं. फॉरगेट अबाउट द एंजॉयमेंट.
It is not about enjoyment. It is about how you are satisfying your senses. And why the call of senses is there? वो आपके अंदर क्यों जन्म लेती है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो हर्ट अभी जिंदा होता है. आने वाली स्लाइड्स में हम वो हर्ट्स क्यों होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे. एंड बाई जेंडर और टू पोल्स जिनकी बॉडी के अंदर होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी के अंदर. एंड मैरिजेस में उस जगह के ऊपर कई बार ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. सो दे आर डिनायल ऑफ फैमिली. somehow these souls, they deny we will not have family, we will not have any sexuality or participation in life by soul. So they have a bigger purposes to perform. And somehow in some of the cases I was fortunate to study some data. मैंने देखा कि in the past life of them they were hati yogi, and because of that deliberate thing, he, this body is not good, this life is not good, family is not good, world is not good. So what they do is they just go and again experience this life. So that is why they take a body which is having both the poles of male or female. And twin births, this is also an important question sometimes. Why I am talking this in relationships is what we have seen. तो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, उनकी मैरिजेस के टाइम डिफरेंट होते हैं, उनके करियर डिफरेंट होते हैं, उनकी रिलेशनशिप चॉइसेस डिफरेंट होती हैं. I just want to bring to your notice that yes, it can happen, because there can be a minimum difference of 60 seconds in birth. There is a chart in astrology which is called D60. D60 chart is a chart which differentiates a birth time to 1 minute. Sometimes जब हमें एस्ट्रोलॉजी के डीपर एस्पेक्ट्स को समझने की आवश्यकता होती है, तो हम लगना चार्ट जो कि 2 घंटे का होता है उसको बाइफरकेट करते करते D9, D60, D14, उसकी क्लासिफिकेशंस करते हैं. एंड D60 इज द चार्ट जो हमें टू ट्विंस के बीच में सबसे बेस्ट डिफरेंस बता सकता है एंड हाउ देयर लाइफ वुड बी. So this is the astrological reasons which I was discussing for marital relationships, divorce and breakup in the modern time. The life issues astrologically, what I have found during my career, जो मैंने अभी तक निष्कर्ष निकाला है, जो योग हमने देखे, I don't want to take it to the astrological level. I just want to take this seminar to the layman's language, life issues. सबसे पहली effective second house के अंदर जो matters आते हैं, that is lack of effective communication. This is really not there. There can be so many reasons because of it. Anger हो सकता है, ego हो सकती है, dissatisfactions हो सकती है, many things, breakup, dissimilarity, emotions, physical, many things. The result is lack of communication. Lack of communication ना होने से यहाँ पर problem होती है. The वाक संवाद is not happening. और जहाँ पर lack of communication नहीं होगी, वहाँ पर family नहीं होगी. Second thing is third house. Third house is trust for each other. जब भी किसी आदमी का थर्ड हाउस रिफ्लेक्ट होता है, तो उस आदमी को दूसरे आदमी पे ट्रस्ट करने के अंदर परेशानी आती है. वो खामखा एक दूसरे से बदला निकालने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे पे प्रहार करते हैं. एंड देन एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज ब्रेक ऑफ फैंटेसी. आदमी की फैंटेसी टूटती है व्हेन टू पीपल दे कम टुगेदर एंड टाइम पासेस. जैसे जैसे समय गुजरता है, परिस्थितियां बदलती हैं, देश काल पात्र बदलता है, तो हमारे चेहरे पे पड़ा हुआ मुखौटा उतरता है और हम किसी भी तरीके से ये नहीं समझ पाते कि यह वही व्यक्ति है. हम सब ने अपने मन में अपने लाइफ पार्टनर के प्रति एक अवधारणा बना रखी होती है और वह अवधारणा समय के साथ टूटती है. बहुत से केसेस के अंदर फैमिली, सोशल और पर्सनल इश्यूज बहुत बड़े एक रोल अदा करते हैं, जहाँ पर कि रिलेशनशिप्स में और डिवोर्स में और ब्रेकअप में, और वो होता है उनका दखल अंदाजी करना. वहां पे कई बार मैंने ये देखा है कि इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, इंडिपेंडेंसी और सेल्फ सेंटर्डनेस. इंडिविजुअलिटी इज समहाउ इंक्रीजिंग. आज के दिन के अंदर हमारी अपनी सोच बहुत 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 ज्यादा बढ़ गई है. एक घर के अंदर 4 प्राणी है तो चारों अपने अपने मोबाइल लेकर बात कर रहे हैं. हमारी इंडिविजुअलिटी और सेल्फ सेंटर्डनेस बहुत बड़ी है. And this also is happening in our deep relationships of marriage. And sometimes
दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग हमारी डिस्टर्ब होती है मैरिजेस में, डिवोर्स में, ब्रेकअप में, लेट मैरिजेस में, डिनायल ऑफ मैरिजेस में, वो होते हैं हमारे पेरेंटल इश्यूज। समटाइम्स हम अपने पेरेंट्स को या किसी फैमिली को या फ्रेंड्स की फैमिली को देख के अपने अंदर एक प्रोग्रामिंग डेवलप कर लेते हैं दैट मैरिज इज नॉट गुड, या पार्टनर ऐसा होना चाहिए, या ऐसा जिया जाना चाहिए, या वो लोग अपना जीवन ऐसा जीते हैं। एंड दिस इज द वेरी डीप रूटेड थिंग, चाइल्ड टाइम इश्यूज। बचपन के अंदर आपके ऊपर जिस प्रकार का प्रभाव विभिन्न जीवनों का पड़ा, चाहे वो आपके माता पिता का वैवाहिक जीवन था, आपके संबंधियों का, आपके अड़ोसी पड़ोसियों का, किसी भी जानकार का, आपने उसको देखा और आपने जाने और अनजाने अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक प्रोग्रामिंग बना ली, और अब आप उस चीज से जूझ रहे हैं। ये आपकी मैरिज को खराब कर सकता है। डिफरेंस ऑफ लाइफस्टाइल होती है, ओपिनियंस होती हैं, एम्बिशंस होती हैं, कोई किसी बैकग्राउंड से आता है, कोई किसी बैकग्राउंड से आता है, एंड वी आर नॉट रेडी टू लिव अ लाइफ इन कम्युनियन। दोनों इकट्ठा चलने के लिए तैयार नहीं है। कैरियर इश्यूज के अंदर आज हमारे पास लॉन्ग वर्किंग आवर्स एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। लास्ट टाइम अभी कुछ महीने पहले मैं गुड़गांव के अंदर गया, वहाँ पे मैंने एक कपल का वास्तु किया था, और उस कपल ने अपने फ्लैट के अंदर, दे बोथ आर वर्किंग इन एन एमएनसी, और उन्होंने अपने लिए अलग अलग बेडरूम्स बनवाए कि साहब मैं लेट आता हूँ, ये अलग टाइम जाते हैं, मैं अलग टाइम आता हूँ, so let's have both separate rooms, we can live with each other, but let's have an individuality, living in a room, living in a house, husband and wife, they have their different issues, उनके स्टडी रूम्स अलग, उनके बेडरूम्स अलग, उनके टीवीज अलग, और उनकी चॉइसेस अलग, and then also they are preparing to live themselves into a particular thing. And the most important thing is the breaking of family values. Somehow it is happening in our culture, it has started happening in our society that we are not having family values. जैसा मैंने पहले कहा कि individuality has become a very important thing, and result is we are having marital violences also. And sometimes the third party entry into a life of any one of the partner can also result into this marital relationships, divorce and breakups. So it should be understand very effectively. And this was a question asked by one of our member. He says कि क्या आज जैसे सभी लोग लॉकडाउन के अंदर हैं, तो सबके फैमिलीज के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इज इट ए नेचुरल फिनोमिना और इंडिविजुअल फिनोमिना? Okay, let me tell you one thing about astrology. Today also I received a WhatsApp message जिसके अंदर कि उस व्यक्ति ने कहा कि ज्योतिषों की सभी भविष्यवाणी झूठी हो गई और दिस और दैट. Okay. Look, let me tell you a difference. There are two types of astrology. One is individual horoscopy and one is mundane astrology. Individual horoscopy जिसमें कि आप अपनी पत्रिका दिखाते हैं और उसके ऊपर भाग्य विश्लेषण होता है, जाना जाता है, predictions होती हैं. And second thing is when we do mundane, mundane is the natural event. Now let us see this mundane event. This is not a chart of any particular person. ये जो कर्व आप देख रहे हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है, this is a Venus curve. Venus was in declination on highest form near April and May. और जब भी वीनस मैक्सिमम डिक्लेनेशन के पास होता है, सूर्य के सबसे आसपास होता है, वह अस्त हो जाता है. और देखिए कि ये अस्त रहा और इसके बाद ये डाउन होगा. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल में हमने देखा कि वीनस की डिक्लिनेशन सबसे ज्यादा थी. नेचुरली जिन चीजों का भी संबंध वीनस के साथ में है, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो हमारे लेयर्स हैं, चाहे मनी है, ये सारे के सारी चीजें हमारी इफेक्ट हुई. So this is one of the things. Second thing is look at this jungle which is happening in June and August के mid में जो ये जंगल हो रहा है, where this arrow is. So this is the time actually when the corona has to come to a bottleneck. ये वो टाइम होगा, ये वो इवेंट होगा जिसके लिए कि ये सब कुछ हो रहा है. इससे पहले देखिए कि इन बड़ी लाइंस में कहीं कुछ खास नहीं हुआ है. So actually the main event is pending here and it has a very deep meaning relation to our relationships also, and money matters, finance, corona, even war, political fronts, climate changes, many things are expected in this time. So we should be very careful in this period, and suppose government lifts the lockdown,
then also we have to take care how we should be looking this time. Now only after this time, when these lines they start separating, that is approximately August ke baad, then the things will become more normal. So I am sincerely worried about these main things. When these smaller planets like Mercury, Venus, Mars, and Sun, they will be infecting Rahu, Jupiter, Saturn, and Pluto here. So let's see what happens. So now coming to the remedial parts, what are the remedies which are there in astrology? Number one thing, what I want from all of you is don't only trust the Gun Milan Paddhati. If you are serious and marriageable or looking for marriage, then you should be considering match horoscope from a astrologer, not from any pandit. Get it matched from an horoscope and match not only the Gun Milan but all the stars. Stars, those signifies yourself, emotions, life, your work patterns, status, family values, and everything. So let it be compatible. Let it not only be the emotional side of it. Manglik position, as we have discussed, yes, they affect on other aspects of life as well. So we should be understanding it. And I should call the parents of the boys that at least they should start not believing in Manglik dosha, because girls' parents they have to somehow they are influenced and somehow they have to obey the demands or the wishes of boys' parents. So boys' parents they can come forward and release this myth from their mind. Make the bedrooms of the couple as per Vastu of both partners. This is very important. There is a disha and a dasha of individual. Suppose a girl has a dasha where Jupiter is in east sign, और हम इसको ले जाकर कहीं पर एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आफ्टर मैरिज इसका रूम बना देते हैं, तो certainly it will be a disbalance for her. So both of the partners elements should be properly studied and Vastu room should be made for them. एक और चीज मैंने देखी है एज फार एज एस्ट्रोलॉजी इज कंसर्न, हम पंडित से जाते हैं, एक जनरल मुहूर्त पूछ लेते हैं, साहब सर्वमान्य मुहूर्त कौन सा है, वो भी अपना पंचांग उठाता है और विदाउट मैचिंग दी हॉरोस्कोप वो एक लगन बता देता है। और चलो यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, उसके बाद साहब उसने कहा कि आप 24 तारीख को विवाह कर लेना, पता चला साहब आप 25 तारीख की सुबह 5 बजे के ऊपर आप विवाह कर रहे हैं। सो मुहूर्त का तो कोई संबंध ही नहीं रहा, लगना का तो कोई संबंध ही नहीं रहा। तो प्लीज डोंट डू दैट। If you get a proper muhurat, please obey it, उसको हिसाब से follow कीजिए। And I said वास्तु की setup हमारे लिए बहुत जरूरी है, whereby all the elements of the partners, husband and wife, they should be balanced for a better life. And sometimes there may be a question कि जिनकी marriages हो चुकी है और फिर भी उनके पास कोई incompatible issue है, what they should do? If they are ready, I would suggest a remedy. I have tried this and found a good success in it. They can remarriage. Remarriage doesn't mean we have to call people and do catering and all. They can find a time, a muhurat, and again they can go to have a new life together. So that remarriage or restart of the work, when you change the lagna or the muhurat, that affects your life also. And we must respect our parents, partners, because they are different. They are not difficult, they are different. And remember, since they are different, that is why they are with us. And in the last, I would say, for marriages, partnerships, divorce, breakup relationships, you must have to understand the time and what your horoscope has to say with it. And this was the question asked in my group. And how astrological remedies work? Do they work or not? Yes, they work, because there are various remedies of astrology. They work on the various levels of you. When we, there are 5 levels, Panchakosha. Panchakosha is Annamaya Kosh, Manomaya Kosh, Pranamaya Kosh, Vigyanmaya Kosh, and Anandamaya Kosh, and astrology works on it. The first effect we do with the physical body. When we suggest remedies for the physical bodies according to astrology, we suggest fastings. इस दिन ये मत खाइए, इस दिन ये मत खाइए, ये व्रत कीजिए, ये मत कीजिए. And interestingly, we also have certain kind of yogas
which can be performed as per the horoscope. And then we do some remedies for mental bodies also. There are some yantra geometrical figures, they are there, how to attune them. There are rituals, and for mental body you can do chanting also. इस मंत्र का जाप करना चाहिए, इस मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, इस तरह से, इस आसन में, इस दिशा में, इस दशा में. So we do that. And then we do some remedies on the energy body. Energy body is how to increase your prana. So we do that by चैरिटी. ये दान करना चाहिए, इसको ये खिला दो, उसको ये कर दो, इस जीव के साथ ये करो, इस पौधे को लगाओ. We do charities, and we ask people to wear gems, and even we ask them to go to a mandir or a specific darshan, so that his whole body alignment should happen, and what he should be doing in mandir, what rituals he should be performing. And then there is another level, which is your knowledge body. For that I recommend astro counseling. Why astro counseling? Because knowing is releasing. जब आप किसी चीज को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, उसके प्रिकॉशंस आप अपनी लाइफ में लेना शुरू कर देते हैं, तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो आपकी लाइफ से निकल जाती है. So I suggest all of you to read good books and read your scriptures, the Veda. And the last thing is we do on the spiritual body. Astrological remedies, they are on the spiritual bodies. Spiritual body की makeup करने के लिए, cosmic body की makeup करने के लिए, yes, we use some type specific times of पूजा. आपको कहाँ पर पूजा, किस प्रकार की पूजा करनी चाहिए, किस देवी देवता की करनी चाहिए. इष्ट देवता हैं, आपके कुल देवता हैं, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, पितृ देवता. इन सब में से किस प्रकार से आपको किस प्रकार की एनर्जी इन्वोक करके आपको अपने को बेनिफिट आप ले सकते हैं. एंड इन द लास्ट we do elemental balancing. Elemental balancing is the balancing of 5 type of elements: prithvi, jal, agni, vayu, akash. Havan, which is fire. Abhishek, स्वयं का या ईश्वर का, which is jalatmak. And yantra formations, visitations to shrines, and meditations. So these are all the inputs, and this is how the astrological remedies they work. There is always a question: do they work or not? Only when they don't work, when you are not understanding it. In the China, there is a laughing Buddha statue. Most of you must have seen it, and मैंने लगभग उसको सभी के घरों में, सभी की दुकानों पे रखे हुए देखा है. एंड सबने आज से तकरीबन 15 से 20 साल पहले, जब जिस समय फंक्शे इंडिया के अंदर आया, लिलियन 2 वगैरह ने अपना बहुत प्रचार किया था, सबने वो बुद्धा उठाए, विंचिप्स उठाए और अपने घरों में टांग दिए. बट देयर सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट अट्यून्ड टू इट. लोगों को उससे कोई फायदा नहीं होता. जैसे नहीं शुभ होता है, साहब गिफ्ट करना चाहिए, साहब ये होना चाहिए, साहब वो होना चाहिए. many things have started because our subconscious mind is not attuned to it. So the main important thing is that we should be attuning. हमारे जो उपाय होने चाहिए, that should be attuned and acceptable to our religion. Suppose आपका religion किसी चीज को accept नहीं करता, तो उस समय वो उपाय आप कितना भी कर लीजिए, आपको कोई फायदा नहीं देगा. So it should be properly distributed among your देश काल पात्र. आपकी इंडिविजुअल के ऊपर रिप्रेजेंट करता है. Thank you. And next, if I get some time,